हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी सोशियोलॉजी में। और हम इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था और हमने एक सोसाइटी की क्या अहमियत होती है, सारी बातें, इस सब कुछ 11वीं क्लास में पढ़ लिया है। तो अब हम ये मान करके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आप लोगों ने देख लिया है। मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे लोगों के सिलेबस में फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है, मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है। तो वो सारे लोग ये ना सोचें कि पता नहीं क्यों बनाई है वीडियो या इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर की पूरे क्लास 12 सोशियोलॉजी को समझने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके पहले लेसन 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम बाकी के लेसन्स को टच करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हम सब ये जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज़ अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी क्या है? एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। कैसी सोसाइटी है? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी किसको कहते हैं? ऐसी सोसाइटी, प्लूरल वर्ड से बना है, ये वर्ड है प्लूरल। प्लूरल वर्ड से क्या बना है? प्लूरलिस्टिक, यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और विश्वास आस्था के आधार पर, खान पान के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर और अलग अलग बोली बोली जाने के आधार पर लोग एक जैसे ना हो, प्लुरैलिटी पाई जाती हो, ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं? बहुलवाद समाज, बहुलता वाला समाज। तो हिंदी में प्लुरैलिटी को, प्लुरलिज्म को बहुलता कहा जाता है। तो एक ऐसा समाज जहां पर इन सारी चीजों में, जो जो मैंने अभी बोला, उन सारी चीजों में सिंगुलर ना हो करके प्लुरैलिटी पाई जाए, ऐसे समाज को क्या कहते हैं? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। तो आप देखते हैं, आप जानते हैं कि इंडिया में कितने सारे धर्म और आस्था, विश्वास के लोग रहते हैं। एक ही धर्म में के कितने अलग अलग पंथ हैं, उन सभी पंथ के मानने वालों के विश्वास कितने एक दूसरे से अलग हैं। एक ही एक ही प्रदेश में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। एक स्टेट ले लीजिए इंडिया का, और वहां देखिए कि हिंदी की कितनी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, तो यूपी के जिले ब जिले, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट आप क्रॉस करते जाएंगे, वैसे वैसे उसी हिंदी की बोलियां बदलती चली जाएंगी, विच प्रूव्स तो हमने क्या कहा कि अलग अलग यूपी के ही एक एक जिले में जब आप जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाएंगे, तो वहां पर एक ही लैंग्वेज है, मान लेते हैं एक ही लैंग्वेज है, उसकी बोलियां बदलती चली जाती हैं। फिर लोगों के खान पान कितने अलग हैं, उनके रहन सहन का अंदाज कितना अलग है, वो कितने अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, उनके खाने में मसालों का डालना कितना अलग है, कितना एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें क्या है? इंडिया की प्लुरलिज्म को प्रूव करता है। डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेज, ये सब बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है रीजन, रिलीजन, कास्ट एंड कस्टम्स। इतनी बात तो पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ इसमें नया है। तो इससे हम यहाँ आ जाते हैं कि इसी वजह से इंडियन सोसाइटी इज मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब हम नवीनीकरण कह सकते हैं कि एक मॉडर्न अप्रोच की तरफ हमारा देश अग्रसर हो रहा है। चीजों को अब हम बदलते हुए देख रहे हैं। जब इंडियन सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बदल रही है, ये कब का बदल रही है, किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर आप देख सकते हैं कि भारतीय समाज बदलाव की तरफ आ रहा है। इंडियन सोसाइटी एक बड़े चेंज की तरफ शिफ्ट हो रही है। वो चेंज कौन कौन से हैं? उस चेंज की मेन वैल्यूज क्या है? सोशलिज्म है, समाजवाद है। इंडियन सोसाइटी के अंदर ये मेंटालिटी आने लगी कि सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबके साथ अत्याचार हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है। उससे निपटने के लिए उसका सल्यूशन ये है कि जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, उसको सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तब जाकर के समाज की गरीबी से हम छुटकारा पा सकते हैं।
तो सोशलिज्म है पहला वैल्यू। दूसरी नेशनलिज्म, लोगों के अंदर एक अजीब किस्म की भावना जो जागृत होती है कि हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश को इन सारी चीजों से बचाना है, दैट इज नेशनलिज्म। सेक्युलरिज्म, हमने नेशनलिज्म पर ऑलरेडी 11th में बहुत बात की हुई है, बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा है नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इलेबोरेट करने का टाइम नहीं है कि नेशनलिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म, हम सब जानते हैं कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। इस पर यह कहना है कि सारे रिलीजन को बराबरी दी जाएगी, ये थोड़ी सी ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। ऑथेंटिक डेफिनेशन जो होगी वो ये कहलाएगी कि एक स्टेट का, यानी स्टेट ऑफ इंडिया, उसका अपना खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, तीन चीजें हो गई, सोशलिज्म हो गई, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म। अब जो एक नई चीज आई वो आई इंडस्ट्रियलिज्म, जिसने कि इंडियन सोसाइटी की बैंड बजा दी और हालत खराब कर दी। कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, कई लोगों को कि जो घर की रोजाना की जरूरतें थी उनसे उन लोगों को दो चार कर दिया, दूर कर दिया। हालत खराब हो गई, लोगों के पास जरूरत के पैसे भी नहीं रहने लगे। यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो चीजें हाथ से बनने लगी थी, हैंडमेड वर्कर्स थे, हैंडमेड वर्कर्स तो नहीं, आर्टिसंस थे, ये सारे वर्कर जो हाथ से सामान बनाते थे, अब उनकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने ले ली, इंडस्ट्रीज ने ले ली। ये इंडस्ट्रीज जब औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये औद्योगिकरण जब आया, पूरी इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई, तो ये सारी चीजें जो है सोशलिज्म, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये हम कह सकते हैं कि एक पल के लिए इंडिया के लिए पॉजिटिव था, होना चाहिए था। ये उस वक्त की जरूरत थी, सोशलिज्म भी उस वक्त की जरूरत थी, नेशनलिज्म भी और सेक्युलरिज्म भी। लेकिन इंडस्ट्रियलिज्म शायद उस वक्त की जरूरत नहीं थी, थोड़ा और रुका जा सकता था, लोगों को पहले मशीन के बारे में ट्रेन कराया जा सकता था कि एक इंडस्ट्री कैसे फॉर्म होती है। एकदम से इतना बड़ा चेंज आने से सोसाइटी ब्रेक डाउन हो गई। डेमोक्रेसी आया, ठीक है, पॉजिटिव कह सकते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम, अब लोगों को एक एक करके, जब लोग नेशनलिज्म से जुड़ने लगेंगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम की तो बात करेंगे ही करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स की बात लोग करेंगे। ठीक है, जब इतने सारे वैल्यूज आने लगी सोसाइटी के अंदर, तो ये क्या हुआ? ऑल ऑफ देम चेंज द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। बहुत अच्छी बात है भाई, क्या मतलब हुआ है इसका? कि अब तक इंडियन सोसाइटी का जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था बिफोर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल से पहले इंडियन सोसाइटी का जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर, वो क्या था भाई? सोशलिज्म तो कहीं से कहीं तक नहीं था, गरीबी और अमीरी का फासला था। नेशनलिज्म लोगों में बिल्कुल नहीं था, देश के लिए क्या करना है, नहीं करना है, एक मूवमेंट चला करके देश को दूसरों से आजाद करना है, इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। सेक्युलरिज्म नाम से कोई चीज नहीं हुआ करती थी, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, इंडस्ट्रियलिज्म तो कभी सपने में भी नहीं था, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी नहीं थे, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, जात और जाति के आधार पर इस प्रकार के लोगों के अंदर डिफरेंसेस थे कि एक दूसरे को अपने धार्मिक स्थानों पर घुसने नहीं देते थे, एक दूसरे के कपड़े को टच नहीं करते थे, एक दूसरे के प्लेट में खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के शादियों में नहीं जाते थे, एक कास्ट की दूसरे कास्ट में शादी नहीं होती। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जिस लेवल पर, जिस मास लेवल पर ये प्रॉब्लम्स कॉलोनियल रूल से पहले थी, वो अगर आज देखा जाए तो उसमें बहुत बहुत कमी हुई है, बहुत पहले से कम हुआ है। तो ये सारी चीजों ने इंडियन जो पहला था जुल्म बर्दाश्त कर लो, कुछ बोलो मत, कुछ मत करो, इस चीज की ये मेंटालिटी लोगों की जो है चेंज हुई। अब जब मेंटालिटी चेंज हुई तो अ न्यू अवेयरनेस, एक नई अवेयरनेस लोगों के अंदर आई, और वो न्यू अवेयरनेस क्या थी? वो न्यू अवेयरनेस थी कॉलोनियल पीरियड फॉर कॉमन सोशल। लोगों के अंदर कॉलोनियल पीरियड में ऐसा आया है, ये कहने का मतलब ये है कि एक न्यू अवेयरनेस ड्यूरिंग, मैं ड्यूरिंग के लिए इन लिख दे रहा हूं, इन कॉलोनियल पीरियड लोगों के अंदर एक न्यू अवेयरनेस आई, किस चीज को लेकर के? कॉमन सोशल। लोगों के अंदर एक सोशल, समाज की हालत बिगड़ रही थी, लोगों को टेंशन होने लगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हुई। इकोनॉमिक हालत बहुत दो चार थी, लोगों की मार्केट बिल्कुल डिस्ट्रॉय और डैमेज हो चुकी थी, उसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लोगों का कॉमन इंटरेस्ट था इकोनॉमिक, और पॉलिटिकल कॉज।
अब लोगों को कोई भी आकर के रूल कर रहा है, एक ब्रिटिश, एक आउटर पावर, एक एक्सटर्नल पावर आके कंट्री को रूल कर रही है, तो ये इंडिया, पूरे इंडिया का एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पूरे इंडिया का एक पॉलिटिकल कॉज है। इन तीनों कॉजेस की वजह से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉज की वजह से, बिकॉज ऑफ मॉडर्न एंड कैपिटलिस्टिक फोर्सेस। ये मतलब क्या है इसका, मॉडर्न कैपिटलिस्टिक फोर्सेस का? मॉडर्न का मतलब ही क्या हो गया, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब है मॉडर्नाइजेशन के आने के बाद से और कैपिटलिस्टिक फोर्सेस यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद से लोगों के अंदर एक नई अवेयरनेस पैदा हो गई। और वो नई अवेयरनेस किसके बिहाफ पर थी? वो इन तीनों के बिहाफ पर थी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, अब इन अवेयरनेस से हमारे समाज में कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस हालांकि हमने ऊपर पढ़े हैं, लेकिन अब चेंजेस जो आए उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक एक्सटर्नल चेंजेस जो बाहर से आए और एक इंटरनल चेंजेस जो इंडिया के अंदर घर से आए। एक्सटर्नल चेंजेस कौन से थे? वेस्टर्नाइजेशन, लोगों के अंदर पश्चिमीकरण जिसको कहते हैं, कि हम अंग्रेजों की तरह या यूरोप के लोगों की तरह या वेस्टर्न कंट्रीज की तरह खाना पीना करेंगे, उनकी तरह बैठ करके स्पून और फोक लेकर के खाएंगे, हम टेबल चेयर पर बैठकर खाना ज्यादा पसंद करेंगे, या फिर हम उनकी तरह कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी उनकी तरह के कपड़े होने चाहिए। इस तरह से साथ साथ लोगों के जब रहन सहन में, खान पान में चेंजेस आने लगे तो लोगों की आइडियोलॉजी पर भी एक बड़ा असर पड़ा। वेस्टर्नाइजेशन बाहर से आया, मॉडर्नाइजेशन बाहर से आया, सेक्युलराइजेशन बाहर से आया। यहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं लिखा हुआ है, सेक्युलराइजेशन, पूरी कंट्री का सेक्युलराइजेशन करना, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिशर्स की देन थी इंडिया को। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चार चीज है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन चार चीजों को ब्रिटिशर्स इंडिया लेकर के आए। ये कह सकते हैं कि एक मास पैरामीटर पर, एक बड़े पैरामीटर पर एक्सटर्नल चेंजेस ने इंडियन सोसाइटी को पूरी तरह से इफेक्ट किया। और जब ये सारी चीजें आएंगी तो इससे कोई आइडियोलॉजी बच नहीं सकती है। हर इंसान के जहन पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ चुका था। इंटरनल चेंजेस क्या है? सिर्फ दो, संस्कृताइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। पहले हम अर्बनाइजेशन समझते हैं। सब लोगों ने अर्बनाइजेशन पढ़ा हुआ है, अगर ध्यान दिया होगा तो 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में अर्बनाइजेशन वर्ड यूज किया हुआ है, 10th में भी है, 11th में तो है ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अब पॉपुलेशन रूरल एरियाज से शिफ्ट करेगी, ट्रांसफर करेगी, माइग्रेट करेगी अर्बन एरियाज के अंदर। क्या होगा जी? हमें बेटर लाइफ की तलाश में, बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन की तलाश में रूरल एरियाज को छोड़ करके माइग्रेट करना है। कहाँ? अर्बन एरियाज में, सिटीज में। जब रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन की तरफ माइग्रेट कर जाएगी, इसी को कहते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन होने लगा, या फिर ये कह लीजिए कि गांवों को शहर का रूप दे देना, गांव के अंदर भी वही काम कर देना जो शहर में होते आए हैं या हो रहे हैं, उसको भी अर्बनाइजेशन कहा जा सकता है। संस्कृताइजेशन हम सब पढ़ते हुए आए, 11th क्लास में पढ़ा होगा सबने कि गुरिये ने, और इसके अलावा ये ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने इसको करेक्ट किया कि शूद्र वाला जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो कॉपी कर रहा है ब्राह्मणों को और ब्राह्मण कॉपी कर रहे हैं शूद्रों को। इस तरह सोसाइटी के अंदर इंटरमिक्सिंग चल रही है। एक ग्रुप जो है वो दूसरे की कॉपी कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो तीसरे की कॉपी कर रहा है। इसको उन्होंने नाम दिया संस्कृताइजेशन। समाज के अंदर भारी बदलाव आने लगे। अब क्या लिखा है? मैकेनिकल टेक्निक्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ये पी लिखा है, मैकेनिकल टेक्निक्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर मैकेनिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लग गया, मतलब मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया। अब पहली बात, जो हाथ के मजदूर थे वो बेचारे बेरोजगार हो गए। जिन लोगों को मशीन चलानी नहीं आती थी वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। मार्केट सिस्टम इन ट्रेड, ये मार्केट का जो सिस्टम ट्रेड में आया वो कौन सा आया? ये वाला जो पूरा सिस्टम है कि मार्केट अंग्रेजों के सिस्टम के हिसाब से चलेगी। जैसे इंडियंस अपनी मार्केट को अपने हिसाब से चलाते थे, वैसे मार्केट अब नहीं चलेगी, मार्केट को अंग्रेज अपने हिसाब से चलाएंगे। ये बड़ा चेंज आया। मैकेनिकल टेक्निक्स आने लगी, हमने अभी पढ़ा है, मैकेनिकल टेक्निक्स आई। मार्केट सिस्टम आया ट्रेड में। मार्केट सिस्टम मतलब हर चीज ब्रिटिशर्स पहले खरीदेंगे और कम दाम पे खरीदेंगे।
जितना उसका मिनिमम दाम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, और उस सारी चीजों को बेचा जाएगा कहाँ, मार्केट में इंडियंस को ही, और या फिर उस सामान को बाहर लेके जाया जाएगा और इंडियंस का कुल मिला करके इंडियंस के साथ इकोनॉमिक लिहाज से भी जुल्म ही किया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, ये एग्जाम यानी अगर आपको गवर्नमेंट में आना है, गवर्नेंस करनी है, या फिर आपको ऐसा कह सकते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, तो आपको एक एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम की शुरुआत भी किसने करवाई, ब्रिटिशर्स ने करवाई। फॉर्मल एंड रिटन लॉ, एक कानून लिखित होना चाहिए और वो सबके लिए औपचारिक होना चाहिए, इसकी शुरुआत भी किसने कराई, ब्रिटिशर्स ने करवाई। मॉडर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आज के हिसाब से जैसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में है वैसे ही इंडिया के पास भी होनी चाहिए। याद रखिए ये सारी बातें मैं कॉलोनियल रूल को, ब्रिटिश रूल को सामने रखते हुए कह रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंडियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी की होनी चाहिए जरूरत पड़ने पर, तो इन लोगों ने एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेटअप होता है, उसकी मांग रखी है, उसकी बात करी इंडियंस के सामने। और इन सब की वजह से दे ऑल प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड फॉर मॉडर्नाइजेशन, और चीजों में बदलाव आया, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडियन सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई। अब ये इंडियन सोसाइटी, जब हम कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि इंडियंस को ये समझ में आने लग गया कि हमें सुधार की जरूरत है, और सुधार होने लगे धीरे धीरे। इसी को कंटिन्यू करके हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग बाय द ब्रिटिशर्स वाज टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। ब्रिटिशर्स ने कोई भी कुछ भी काम या कोई भी स्टेप इसमें से अपने लिए, ये इंडियंस के लिए नहीं लिए थे कि इंडियंस का फायदा हो जाए। ये सारे स्टेप उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लिया था, ताकि जब मार्केट सिस्टम उनका अपना आएगा उनका फायदा है, मैकेनिकल टेक्निक आएगा सामान जल्दी बनेगा, इंडियंस उसमें ज्यादा पार्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे, हमें ब्रिटिशर्स का फायदा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, इससे अपने लोग घुसा सकते हैं, और जो लोग इंडियन घुसा भी रहे हैं उनको अपने आइडियोलॉजी का गुलाम बना सकते हैं, ब्रिटिशर्स का फायदा। फॉर्मल एंड रिटन लॉ, अपना जो खुद का लॉ वो बनाते थे, पीनल कोड्स, वो भी क्या था, उसमें भी ब्रिटिशर्स का फायदा, ताकि अपने लिए आसान बना ले। मॉडर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिशर्स की अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी ब्रिटिशर्स का फायदा। इन सब कुछ हो जाने से ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये सब कुछ एक एक चीज अपने इंटरेस्ट को, अपने कॉजेज को बचाने के लिए किया, ताकि किसी भी तरह उनका नुकसान न हो। एंड दिस कॉज्ड सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए इसी चीज ने सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसका जो पैमाना बनाया था वो अपना स्टैंडर्ड बनाया था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, और ये सारी जरूरतें किसको थी, इंडियन सोसाइटी को थी। चैप्टर का अगला पार्ट ये कहता है कि कुछ सोशल वर्कर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिनके नाम इस तरह हैं: राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये लिस्ट इतनी ही है, ये बहुत लंबी लिस्ट भी है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर बुराइयां जो पनपने लगी थी, जो जुल्म थे, उनको हटाने की बहुत कोशिशें की और बहुत सक्सेसफुल कोशिशें की। जैसे कि सोशल इविल्स के अंदर आ जाता है विडो रीमैरिज, यानी औरत के पति का जब देहांत हो जाता था, ये लगभग हर रिलीजन में देखने को मिल रहा था उस टाइम। इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुइज्म से नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दें। तो उसकी दोबारा शादी कराना एक बहुत बड़ा जुल्म समझते थे, यह समझते थे कि बहुत घटिया काम है। बाज एरियाज में याद रखिए, सती प्रथा का लेना देना हिंदू धर्म से कम है और ज्योग्राफिकल एरिया से ज्यादा है, कि जब पति की डेथ हो जाएगी तो चिता पर लेट के मर जाएंगे, उसके साथ ही अपनी प्राण त्याग देंगे। और उसके पीछे लॉजिक ये था कि जब पति ही नहीं रहा तो किसके लिए इस दुनिया में जिंदा रहे। तो ये जो बच्चा है आपका, उस पर तो ये जुल्म है सीधा सीधा, कि आप बच्चे का हक मारे दिए बिना आप जो है इस दुनिया से चले जा रहे हैं। तो इस चीज को इन लोगों ने ठीक करवाया। और इसके अलावा अनटचेबिलिटी, ये जो था अछूत, कि भाई टच भी नहीं करना है, ये इससे बीमारी फैल जाएगी, या ये गंदे होते हैं, ये अपवित्र होते हैं, इनकी परछाइयां अपवित्र होती हैं, इनको धार्मिक स्थानों में नहीं घुसने देना है। इन चीजों को इन्होंने इस पर मेहनत की। फीमेल फिटिसाइड, जैसे ही पता चल जाए
कि औरत के पेट में जो है वो बच्ची है उसको मार देना, या फिर अगर एक बच्ची पैदा हो रही है तो उसको जिंदा ही मार देना, गाड़ देना, या उसको जहर दे देना, या कुछ ऐसा कर देना कि वो मर जाए। या फिर डॉरी, डॉरी तो खैर ये सारी बुराइयां आज भी मौजूद है। डॉरी उसमें सबसे टॉप पर है कि बिना उसके शादी नहीं होती थी, और इस चक्कर में लड़की को ज्यादा माँ बाप पढ़ाते नहीं थे कि पढ़ाएंगे तो उम्र ज्यादा हो जाएगी और फिर डॉरी ज्यादा लगेगी इसमें। चाइल्ड मैरिज जिसको बाल विवाह कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम। ये सारी चीजों पर इन सारे लोगों ने काम किया है जो कि चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस्ड है। अच्छा, अब जब ये सारी चीजें इंडिया में हो रही थी तो ब्रिटिशर्स ने उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। सिंस सोशियोलॉजी वाज नॉट ग्रोन इन इंडिया, ब्रिटिशर्स पोर्ट्रेट इंडियन सोसाइटी एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। क्योंकि सोशियोलॉजी और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट उस टाइम पर मौजूद नहीं थे या सोशियोलॉजी ग्रो नहीं हुई थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। और वो क्या दिखाया? सर B.H. बैडन पावेल है 1892 में, इन्होंने एक बुक लिखी है, जर्नल था बेसिकली, द इंडियन विलेज कम्युनिटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ये इनके जर्नल का या कह लीजिए इनके वर्क का नाम है द इंडियन विलेज कम्युनिटी आफ्टर, विलेज की कम्युनिटी पर इन्होंने काम किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का पहला अध्ययन, पहला शोध अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। B.H. बैडन पावेल, इन्होंने ये काम किया है। और इन्होंने अपनी बात का सेंटर क्या बनाया? पॉवर्टी एंड विलेज नेशनलिज्म। जब गांवों के अंदर गरीबी होती है तो वो किस तरह की होती है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, और गांव के अंदर नेशनलिज्म किस तरीके से पनपता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर चार्ल्स मेटकॉफ, सर जॉर्ज वुडवर्ड, बैडन पावेल, इन तीनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट बनाई, प्रिपेयर्ड रिपोर्ट आफ्टर कंडक्टिंग सर्वे ऑन वेरियस विलेजेस एंड सिटीज ऑफ, इसको ये मैड्रेस बोलते थे, मद्रास बोला नहीं जाता था, मैड्रेस बोलते थे। मैड्रेस, मैसूर एंड बिहार एटसेट्रा, 3 इनके मेन सिटीज थी जिस पर इन्होंने काम किया। क्योंकि उस वक्त जब ये स्टडी इन्होंने की है तो मैड्रेस, मैसूर और बिहार ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए अच्छी जगह मानी जाती थी। ठीक है, ये इस पर इन्होंने कई विलेजेस में और कई सिटीज पर इन्होंने काम किया। किसके बिहाफ पर काम किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बिहाफ पर इन्होंने एक सर्वे तैयार किया। सर्वे में जो इन्होंने देखा वो ये देखा कि मिडिल क्लास इमर्ज आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन एंड चैलेंज द कॉलोनियल रूल। क्या कहा? ये कहा कि जो मिडिल क्लास है इंडियन सोसाइटी का, ये एजुकेशन लेने के बाद में इमर्ज हो रहा है, उभ रहा है, और उसका उदय हो रहा है पॉलिटिकल सेंस में, सोशल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में, फाइनेंशियल सेंस में। ये सारे के सारे मिडिल क्लास लोग पढ़ने के बाद में क्या हो जाते हैं? ये बागी हो जाते हैं, रिवोल्ट करने लग जाते हैं, रिवाइवल की बातें करते हैं, इनकलाब की बातें करते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए इनके लिए एजुकेशन और मुश्किल करनी पड़ेगी। पीपल ट्राइड टू से, अच्छा इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। जब ये पढ़ने गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वहां से पढ़ करके जब आए हैं तो आप जरा देख लीजिए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी और इन्होंने किस तरीके से इंडियन सोसाइटी पर काम किया है। पीपल ट्राइड टू सेव इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, और जब जब लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे सोशल मेथड्स पर, ब्रिटिशर्स हमारे खान पान पर, हमारे प्लूरलिज्म पर, हमारे डाइवर्सिटी पर, हमारे रिलीजन पर, हमारे रिलीजियस ऑर्डर्स पर जो है चेंजेस कर रहे हैं और उनमें बदलाव ला रहे हैं बड़े बड़े, तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? अपने इंडियन कल्चर को और ट्रेडिशंस को बचाने की कोशिश की। ये हो गया आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। इसमें कुछ भी अब नहीं बचता है जो कि रह गया हो। लास्ट में सोशियोलॉजी हमें क्या सिखाती है? चैप्टर 1 में जो लिखा है लास्ट पैराग्राफ, सोशियोलॉजी हमें क्या सिखाती है? सिखाती है सेल्फ रिफ्लेक्सिटी, यानी कि अपने अंदर ये इसको कहना कि ये जानना, अध्ययन करना कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, हम सब लोगों से कहाँ गलती हुई है, उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है और चीजों को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। सोशियोलॉजी हमें ये सिखाती है, यानी ये गलतियां जो हमारे पिछले वालों ने की थी, इन गलतियों को हम सुधार सकते हैं, या पॉलिटिशियंस ने जो गलतियां की हैं उनको अब हम नहीं होने देंगे। इस तरह का, इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिटी।
दूसरा सोशल मैप, आपको याद होगा हमने सोशियोलॉजिकल मैप की बात फर्स्ट वीडियो में ही की है। इसके पहले वाला वीडियो जो है उसमें हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर ली है। मैपिंग द लिंक्स एंड कनेक्शन बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज, हमने इस पर भी बात की है कि मेरे खुद के जो पर्सनल इश्यूज हैं और समाज में जो इश्यूज हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है। अगर मैं बेरोजगार हूं और मेरी तरीके के सारे लोग बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी में और मेरी बेरोजगारी में क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को स्टडी करना और उसके लिए एक कॉमन सोल्यूशन का एक माइंडसेट क्रिएट करना और उसके लिए एक सोल्यूशन देना, यही जो है सोशियोलॉजी हमें सिखाता है। सिर्फ सोशियोलॉजी इतनी ही चीजें नहीं सिखाता है, इस लेसन में सिर्फ इन 3 चीजों की बात हुई है। अब जो है ये फर्स्ट लेसन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी भी तरह का आपको अगर डाउट है, किसी भी चीज ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, मतलब वी शुड वेरी ओपन फॉर द डिस्कशन। कोई ऐसा है कि 15-15 साल 20-20 साल जो लोग पढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलतियां नहीं करते हैं। इसमें अगर और कुछ सुधार हो सकता है, आपको लग रहा है कि चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हैं, या फिर वैसे तो मैंने अपने एंड से बेस्ट दिया है, अगर वैसे इसमें नहीं बचा है कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको लग रहा है कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, आप ओपनली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम चीजों को सुधारें, अच्छा करें और आपके सवालों का मैं जवाब सही टाइम पर सही वक्त पर दे सकूं। फिर अब हम सेकंड चैप्टर, इसी बुक का सेकंड चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे और फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को जो है जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको पूरा देखें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।